नमस्कार, आप सभी का स्टडी कॉपीज पे स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम खाद्य श्रृंखला के बारे में पढ़ेंगे, खाद्य जाल के बारे में पढ़ेंगे, पिरामिड के बारे में पढ़ेंगे। बहुत सारी चीज़ें हम आज पढ़ने वाले हैं और इससे पहले हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ भी चुके हैं। तो अगर आपने पहले वाले लेक्चर नहीं देखे हैं तो जा करके देखिए, क्योंकि क्रम से जब आप चीज़ों को लेकर चलेंगे तो जाहिर सी बात है चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आएंगी और ज़्यादा समय तक आपके दिमाग में स्टोर रहेंगी। आजकल जो है रील का ज़माना और सभी लोग समझते हैं कि भाई शॉर्टकट जो है उसी से हमें सफलता मिल जाएगी, तो ऐसा नहीं है। बढ़िया तरीके से आपको सिलेबस कवर ही करना पड़ेगा, तभी सिलेक्शन आपको मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं फिलहाल बिना आपका टाइम वेस्ट के, बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले हम बात करेंगे खाद्य श्रृंखला के बारे में। फूड चेन क्या होती है और इसके बारे में हम जानेंगे। थोड़ा जूम कर लेते हैं, क्योंकि चीज़ें जब आपको छोटी दिखाई पड़ती हैं तो आप समझ नहीं पाते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं भाई खाद्य श्रृंखला क्या है। व्हाट इज ए फूड चेन। तो देखिए खाद्य श्रृंखला क्या होता है भाई, कोई पारिस्थितिकी तंत्र है, वहाँ पे जीव हैं बहुत सारे, तो उनका जो एक रेखिक क्रम होता है, लीनियर सीक्वेंस होता है, जिसके माध्यम से ऊर्जा मतलब एनर्जी और पोषक तत्व मतलब जो आपके न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ऊर्जा और पोषक तत्व एक जीव से दूसरे जीव में खाने और खाए जाने की प्रक्रिया द्वारा स्थानांतरित होते हैं, मतलब क्रम से चलते हैं। तो इसी को कहते हैं खाद्य श्रृंखला। इसका जो मूल सिद्धांत है, कौन किसको खाता है, और विशेषता क्या है कि भाई जो खाद्य श्रृंखला होती है उसमें ऊर्जा का जो प्रवाह होता है हमेशा एक दिशीय होता है, मतलब एक दिशा में होता है। इसे आप चित्र के माध्यम से समझेंगे। वैसे अभी तक मैंने खाद्य श्रृंखला के बारे में बहुत बार जिक्र किया है, लेकिन क्योंकि ये टॉपिक ही यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो इसकी भी बात करते हैं। अब यहाँ पे आप आसान भाषा में समझेंगे। ये आपका है सूर्य, और सूर्य में होता है प्रकाश, प्रकाश में होती हैं बहुत सारी किरणें। तो जो प्रकाश में किरणें होती हैं उनमें भी बहुत टाइप होते हैं। जैसे आपका एक होता है दृश्य प्रकाश, ठीक है, और इसके अलावा अल्ट्रा वायलेट आपकी रेज होती हैं, पराबैंगनी किरणें होती हैं, और रक्त विकिरण होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो पौधे होते हैं ना, वो दृश्य प्रकाश से फोटोसिंथेसिस करके, मतलब प्रकाश संश्लेषण करके बढ़िया तरीके से अपने अंदर ग्लूकोज वगैरह का निर्माण करते हैं और अपनी वृद्धि करते हैं। तो ये चीज़ समझना कि भाई पौधे किससे अपना भोजन का निर्माण कर रहे हैं, तो दृश्य प्रकाश से कर रहे हैं। और दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्घ्य जो होता है 400 से 700 के बीच में आपका जो है दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्घ्य होता है। तो उसी से ये भोजन का निर्माण करते हैं। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पौधे किस प्रकाश से अपना निर्माण करते हैं, तो दृश्य प्रकाश से करते हैं। तो जो भोजन इन्होंने बनाया उसे टिड्डे ने खाया, फिर टिड्डे के अंदर वो शक्ति चली गई, वो एनर्जी चली गई, मतलब ग्लूकोज और पोटेशियम ये सब चीज़ें चली गई, मिनरल्स वगैरह जो भी जाते हैं पेड़ पौधे में जो भी होते हैं। आपको पता है तरह तरह की चीज़ें खाने से तरह तरह की चीज़ें मिलती हैं। तो उसी तरीके से टिड्डे को मेढक साहब ने खा लिया, मेढक को सांप ने खा लिया, सांप को बाज ने खा लिया। तो क्या है, ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय है, एक दिशा में है। तो इसी को कहते हैं खाद्य श्रृंखला, मतलब एक जीव से दूसरे जीव में ऊर्जा और पोषक तत्व क्या हो रहे हैं, प्रवाहित हो रहे हैं। खाद्य श्रृंखला के भी प्रकार हैं, टाइप्स ऑफ फूड चेन कौन कौन से हैं। एक आपका चराई खाद्य श्रृंखला है, पहले वाले लेक्चर में भी मैं बता चुका हूँ ये सब बातें। ये जो है प्रकृति की सबसे सामान्य खाद्य श्रृंखला होती है, जो सीधे सूर्य के प्रकाश पर निर्भर होती है। मतलब इसमें ऐसा नहीं किसी जानवर को कोई खाएगा, इसमें सूर्य के प्रकाश से पौधे अपना ग्लूकोज वगैरह बनाते हैं। उसके बाद में जो सजीव होते हैं प्राथमिक उत्पादकों, मतलब हरे पौधों से उनका जो है श्रृंखला शुरू होता है। तो ये वही है। इसमें आपका स्थलीय और जलीय दोनों तरीके के हो सकते हैं। मुख्य ऊर्जा का स्रोत इसमें सौर ऊर्जा ही होगा। स्थलीय उदाहरण में देखोगे घास, घास को टिड्डे ने खाया, टिड्डे को मेढक ने, मेढक को सांप ने, सांप को बाज ने। इसके बाद जो जलीय उदाहरण आप देखेंगे ना, जलीय उदाहरण में क्या है, एक्वाटिक मतलब समुद्र में जाएंगे तो वहाँ फाइटोप्लैंक्टन होते हैं। क्योंकि पता है भाई जो आपका सूर्य का प्रकाश है समुद्र के 200 मीटर तक जाता है, और ये फाइटोप्लैंक्टन जो होते हैं 200 मीटर के अंतर्गत होते हैं।
ये भी अपना जो है अंदर ग्लूकोज वगैरह सारी चीज़ें बनाते हैं। उसके बाद में इस फाइटोप्लैंक्टन को जंतु प्लवक जिसे कहते हैं जो प्लैंक्टन वो खाता है, और इस जो प्लैंक्टन को छोटी मछली को बड़ी मछली, तो ये क्रम चलता है। तो ये आपका क्या है, चराई खाद्य श्रृंखला हिंदी में कहेंगे, इंग्लिश में कहेंगे तो ग्रेजिंग फूड चेन, GFC। तो कभी कभी हिंदी वालों को ऐसे भी दे सकता है भाई, ग्रेजिंग फूड चेन करके दे दे ऑप्शन में, तो कंफ्यूज नहीं होना है। दूसरा आपका खाद्य श्रृंखला का प्रकार है अपवृद्ध खाद्य श्रृंखला, डेट्रिटस फूड चेन। ये जो श्रृंखला होती है सूर्य के प्रकाश पर प्रत्यक्ष रूप से निर्भर नहीं होती है। सबसे बड़ी बात यह है कि भाई डायरेक्टली नहीं निर्भर है, इनडायरेक्टली निर्भर हो सकती है। ये हमेशा जो है मृत कार्बनिक पदार्थों मतलब डेड ऑर्गेनिक मैटर, डेट्रिटस जो होते हैं, सूखी पत्तियां हैं, मृत जीव है, मलमूत्र है, तो उससे शुरू होता है। तो अपवृद्ध खाद्य श्रृंखला किससे शुरू होगा, जो भी मृत कार्बनिक पदार्थ होंगे। इसके प्राथमिक उपभोक्ता जो हैं अपरदहारी मतलब डेट्रिओरस और अपघटक मतलब डीकम्पोजर होते हैं। तो प्राथमिक जो इसके उपभोक्ता होते हैं कौन होते हैं, डेट्रिओरस या अपघटक। अपघटक में बैक्टीरिया आता है, कवक आता है, केचुए आते हैं, ये सभी आपके आते हैं। अब यहाँ देख सकते हो ये आपका क्या है, मृत पत्ती उत्ती पड़ी है, तो उसका अपघटन होगा किसके जरिए से होगा, केचुआ है या आपका कोई बैक्टीरिया है, जीवाणु है, उसके जरिए से होगा। तो ये आपका क्या है, डेट्रिटस है, मतलब जो भी पड़ा है, ये आपका डेट्रिओरस है, केचुआ हो गया। डीकम्पोजर भी इसमें काम कर सकता है, मतलब जो बैक्टीरिया कवक हैं वो भी सड़ाने, गलाने और फिर उसे तोड़ने, इन सब का काम करते हैं। चिड़िया भी कहीं ना कहीं जो मतलब ये सब चीज़ें होती हैं उनको जो है खाने पीने का काम करती है, सेकंड ऑर्डर कंज्यूमर कह सकते हो इसे आप। और यहाँ पे देख सकते हैं एक आपका परजीवी खाद्य श्रृंखला होता है। तो परजीवी खाद्य श्रृंखला में क्या होता है कि भाई ये चराई खाद्य श्रृंखला का ही एक विशेष रूप होता है, लेकिन यह बड़े जीवों से छोटे जीवों की ओर बढ़ता है। जैसे वहाँ क्या है, घास से टिड्डा, टिड्डा से मेढक, मेढक से आपका सांप, सांप से बाज, तो छोटे से बड़े जीव की ओर बढ़ा। लेकिन जो परजीवी खाद्य श्रृंखला होता है उसमें बड़े जीव से छोटे जीव की ओर बढ़ोतरी होती है। इसमें ऊर्जा बड़े जीवों से छोटे जीवों की ओर जाती है। जैसे गाय है तो या फिर कोई और जानवर है, तो अगर वो ख़त्म हो गया तो उसका जो मांस वास पड़ा हुआ होता है तो उसको जो आपके छोटे छोटे जीव होते हैं, परजीवी होते हैं, वो अपना खाते पीते हैं। फिर जो है वो परजीवी मर गए, प्रोटोजोआ में कन्वर्ट हो गए, फिर प्रोटोजोआ विषाणु में कन्वर्ट हो गए, इस तरीके से चलता है। तो ये आपका परजीवी खाद्य श्रृंखला है। अब जो परजीवी खाद्य श्रृंखला होगा इसका पिरामिड हमेशा उल्टा ही बनेगा। अब यहाँ बात करते हैं खाद्य श्रृंखला से जुड़े हुए कुछ और भी नियम हैं। तो कौन से नियम है भाई, जो एडवांस नियम है जो आप पढ़ेंगे तो जानेंगे। तो जो सबसे पहला नियम है दो श्रृंखलाओं का अंतर संबंध। प्रकृति में ये दोनों श्रृंखलाएं मतलब आपकी GFC है, ग्रेजिंग फूड चेन है, या फिर डेट्रिटस फूड चेन है, तो ये दोनों श्रृंखलाएं जो है पूरी तरीके से अलग नहीं होती हैं। पहला इसका कहना ये है। चराई खाद्य श्रृंखला जो आपका है मतलब ग्रेजिंग फूड चेन का कोई भी जीव जब भी मरता है, मान लीजिए कि जो है घास को टिड्डे ने खाया, टिड्डे को मेढक ने खाया, मेढक मर गया, तो जो उसका मृत शरीर है तुरंत अपवृद्ध खाद्य श्रृंखला का शुरुआती बिंदु बन जाता है। ठीक है, जैसे आपका क्या था, घास था, घास को टिड्डे ने खाया, टिड्डे के बाद मेढक, मेढक किसी कारणवश मर गया मतलब सांप ने नहीं खाया, तो जो है मेढक क्या हो गया, डेट्रिटस जो फूड चेन है, अपवृद्ध खाद्य श्रृंखला है, उसका शुरुआती बिंदु बन जाएगा। फिर उसको जीवाणु खाएंगे, उसका अपघटन करेंगे, फिर मिट्टी में मिलेगा, फिर अकार्बनिक पदार्थ बनेगा, ये सारा प्रोसेस होगा। तो इसी तरीके से जो DFC के कुछ जीव होते हैं, जैसे केचुआ है, केचुआ किसका जीव है, DFC का जीव है, डेट्रिटस फूड चेन का जीव है। तो इसे जो है कौन खा सकता है, GFC का जीव, जैसे चिड़िया खा सकती है। अभी आपने देखा था केचुए को चिड़िया ने खा लिया, तो केचुआ क्या है, अपवृद्ध खाद्य श्रृंखला का प्राणी है, चिड़िया क्या है, चराई खाद्य श्रृंखला की प्राणी है। दोनों खाद्य श्रृंखलाओं का मिलन हो गया, इसीलिए कहा जाता है भाई दोनों खाद्य श्रृंखला जो होती हैं उनका अंतर संबंध होता है।
खाद्य श्रृंखला की लंबाई और स्थिरता, लेंथ एंड स्टेबिलिटी। जो भी आपकी खाद्य श्रृंखला है उनमें अधिकतम जो लंबाई होती है केवल 4 से 5 पोषी स्तर तक ही होती है, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं होती है। आपने देखा है कि भाई घास है, घास को टिड्डे ने खाया, मेढक ने खाया, सांप ने खाया, बाज ने खाया। यहाँ क्या है, 5 स्तर ही बन रहे हैं, छठा स्तर क्या है, कुछ नहीं है। तो ज़्यादातर आपके 5 स्तर ही बनते हैं। और जो लिंडमैन का 10% का नियम है, या लिंडेमैन कह लो, लिंडमैन कह लो, तो यहाँ पे क्या है, उत्पादक है 10% ऊर्जा, द्वितीय को उपभोक्ता में 10%, यही चलता रहता है। यदि किसी पारिस्थितिकी तंत्र में केवल सीधी खाद्य श्रृंखला होगी तो वह तंत्र अत्यंत अस्थिर होगा। अब अस्थिर आपको मैंने बता दिया कि भाई बीच में मेढक खत्म हो गया तो सांप क्या खाएगा, सांप को तो कुछ मिलेगा नहीं, ठीक है, तो उसके लिए तो अस्थिरता हो गई ना। यहाँ पे एग्जाम्पल भी वैसे दे रखा है कि भाई कोई जंगल है, उसमें शेर केवल हिरण को खाता है और किसी बीमारी से सभी हिरण मर गए, तो शेर क्या खाएगा, वो भूखा मर जाएगा। तो जो भी आपकी श्रृंखला होती, खाद्य श्रृंखला होती है, ये अत्यधिक अस्थिर मानी जाती है। कथन कारण में ऐसा प्रश्न आएगा तो आप आराम से लगा देंगे कि भाई अस्थिर होती है। खाद्य श्रृंखला बनाम खाद्य जाल, फूड वेब क्या होता है और फूड चेन क्या होता है। फूड वेब की बात हम अभी आगे करेंगे पूरे अच्छे तरीके से, लेकिन आप पहले समझिए कि जब कई खाद्य श्रृंखलाएँ होती हैं ना, आपस में आड़े तिरछे रास्तों से जुड़ जाती हैं तो खाद्य जाल बन जाता है। तो खाद्य जाल ही आप यहाँ पे समझ लीजिए। मान लीजिए कि भाई ये क्या है, टिड्डा है, ठीक है, टिड्डा आपका ये है, ये आपका घास है और ये आपका फाइटोप्लैंक्टन है। तो घास को टिड्डे ने खाया, ठीक है। अब टिड्डे को जो है, यहाँ पे ये श्रृंखला थोड़ा गड़बड़, ये खाद्य जाल ये सही नहीं है, अभी मैं आगे समझाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे इनके कहने का मतलब है कि खाद्य श्रृंखला एक काल्पनिक या सरल मॉडल है, जबकि खाद्य जाल प्रकृति की वास्तविक स्थिति को दर्शाता है जो पारिस्थितिकी तंत्र को स्थिरता प्रदान करता है। यहाँ पे आपको खाद्य जाल में अच्छे से समझाता हूँ, वहाँ पे वो सही से बना ही नहीं था, ठीक है। खाद्य जाल क्या है, बहुत सारी जब खाद्य श्रृंखलाएँ आपस में मिलती है ना, एक जटिल प्रक्रिया बना लेती हैं, तो उसी को कहते हैं खाद्य जाल। मतलब एक दूसरे से आड़े तिरछे रास्तों से जुड़कर एक जटिल नेटवर्क बनाती है, उसे खाद्य जाल कहते हैं, फूड चेन कहते हैं। एक चीज़ और समझेंगे भाई, खाद्य श्रृंखला क्या है, समझने के लिए चीज़ें हैं कि भाई जो है घास को टिड्डे ने खा लिया, टिड्डे को मेढक ने खा लिया, टिड्डे को कोई और भी तो खा सकता है, मेढक को क्या सांप ही खाएगा, कोई और जानवर आके खा सकता है, सांप को बाज ही थोड़ी खाएगा, हो सकता है मोर आके खा ले। तो ये कहने का मतलब है, समझने के लिए खाद्य श्रृंखला एक काल्पनिक और सरल रेखिक मार्ग है, जबकि जो खाद्य जाल है वो प्रकृति की वास्तविक, व्यवहारिक और बहुआयामी स्थिति को दर्शाता है। तो ये चीज़ आपको समझना है कि खाद्य जाल वास्तविक और व्यवहारिक है, जबकि खाद्य श्रृंखला एक काल्पनिक और सरल रेखिक मार्ग है। इसमें एक जीव के पास भोजन के बहुत सारे विकल्प होते हैं। जो खाद्य श्रृंखला है उसमें सिर्फ और सिर्फ मतलब एक ही विकल्प है कि टिड्डा है तो टिड्डे को मेढक खा लेगा, मेढक है तो उसको सांप खा लेगा। लेकिन खाद्य जाल में बहुत विकल्प हैं। अब आप खाद्य जाल को यहाँ समझेंगे। यहाँ देखिए, जैसे घास है तो घास को टिड्डे ने खाया, टिड्डे को मेढक ने खाया। हो सकता है चिड़िया उड़ते उड़ते आए और कहे कि नहीं भाई टिड्डे को तो मैं ही खाऊंगी आज, तो टिड्डे का शिकार चिड़िया भी कर सकती है। अब यहाँ मेढक साहब बैठे हैं तो मेढक को जो है चिड़िया भी खा सकती है। मतलब कुछ चिड़िया होती है मेढक को निगल जाती, खा लेती हैं, बड़ी जो चिड़िया होती हैं। इसके अलावा मेढक को सांप भी खा सकता है, ठीक है। तो दो आपके खाने वाले हो गए। और भी जीव हैं जो मेढक को खा लेते हैं, जैसे बगुला है, बगुला भी मेढक को उठा के खा लेता है। अब यहाँ तितली है, तितली जो है घास पे अपना कुछ ना कुछ खाती पीती है आराम से। पता चला मेढक ने किसे खा लिया, तितली को खा लिया। मेढक के पास क्या है, टिड्डे का भी ऑप्शन है, तितली का भी ऑप्शन है कि भाई चलो ठीक है आज टिड्डे नहीं मिल रहे हैं, एक तितली मिली, चलो खा लिया हमने। तो खाद्य जाल में भोजन की उपलब्धता होती है। यहाँ देखिए जो चिड़िया है ना, चिड़िया को सांप भी खा सकता है, बाज भी खा सकता है और लोमड़ी भी खा सकती है। बड़ी छिपकली जो होती है वो भी खा लेती है, तितली को छिपकली भी खा सकती है, ठीक है। तो ये खाद्य जाल है। एक जीव कई अन्य जीवों का भोजन बनता है, एक जीव स्वयं कई प्रकार के जीवों का भोजन बनता है, ठीक है। या टिड्डा कम हो जाए तो मेढक तितली मक्खी खाकर जीवन अपना व्यतीत कर लेगा।
इसमें पारिस्थितिकी तंत्र में स्थिरता बनी रहती है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे हम बात करेंगे कुछ वैज्ञानिकों के बारे में। जैसे जो खाद्य जाल का विचार था, कई शुरुआती वैज्ञानिकों ने दिया था, इसमें कोई दो राय नहीं। बहुत सारे लोग आए, उन्होंने अपनी अपनी थ्योरी बताई, लेकिन इसे पारिस्थितिकी में वैज्ञानिक रूप में जो स्थापित करने का श्रेय जाता है, मतलब खाद्य जाल को जो वैज्ञानिक रूप में स्थापित किया किसी व्यक्ति ने, तो वो थे चार्ल्स एल्टन। ठीक है, यहाँ एल्टन गलत लिखा है, आप सही कर लेंगे। तो चार्ल्स एल्टन साहब ने वैज्ञानिक रूप से पहली बार खाद्य जाल के बारे में अच्छे से बताया था। यहाँ जो लुई पास्चर प्रारंभिक विचार लिखा है, ये आपका ऐसे लिख गया है, गलत है। ठीक है, तो चार्ल्स एल्टन ने सबसे पहले वैज्ञानिक रूप से जो है ये बताया था कि भाई खाद्य जाल जैसी कोई चीज़ होती है। और चार्ल्स एल्टन ने किताब कौन सी लिखी थी? एनिमल इकोलॉजी। इनकी ऐतिहासिक पुस्तक का नाम क्या है? एनिमल इकोलॉजी। और सबसे पहले इसी में जो है ये समझाते हैं। और जो फूड वेब है, ठीक है, खाद्य जाल है, इसको जो सबसे पहले नाम देते हैं फूड साइकिल नाम देते हैं। एल्टन ने ही बताया था कि भाई जानवर किसी एक रेखा में नहीं बल्कि एक चक्र या जाल में भोजन तलाशते हैं। अब देखिए रॉबर्ट मे 1973, चार्ल्स एल्टन 1927 में विचार देते हैं और ये ब्रिटिश नागरिक थे। और रॉबर्ट मे जो हैं, इन्होंने गणितीय मॉडलों के माध्यम से बताया भाई खाद्य जाल की जटिलता जो है, कॉम्प्लेक्सिटी जो है, और पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता, इन दोनों के बीच में संबंधों का गहरा शोध किया। मतलब जटिलता और पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता के बीच किन्होंने शोध किया था? तो रॉबर्ट मे ने किया था। यहाँ देखिए, ये आपका क्या है? खाद्य जाल और पारिस्थितिकी स्थिरता, जो कि रॉबर्ट मे ने बताया था। और ये क्या है? सिद्धांत क्या है कि भाई किसी पारिस्थितिकी तंत्र का खाद्य जाल जितना अधिक जटिल होगा, मतलब जितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगा और घना होगा, वह पारिस्थितिकी तंत्र उतना ही अधिक स्थिर होगा। तो यही नियम दिया था रॉबर्ट मे ने। तो ऐसा प्रश्न पूछ सकता है भाई पारिस्थितिकी तंत्र में जो खाद्य जाल होता है, जितना अधिक जटिल होगा, जितना अधिक घना होगा, उतना अधिक स्थिर होगा। ये नियम किसने दिया था? या खाद्य जाल और पारिस्थितिकी स्थिरता का नियम किसने दिया था? तो रॉबर्ट मे ने दिया था। कारण क्या है भाई इसका? यदि किसी खाद्य जाल में भोजन के कई विकल्प मौजूद हैं, मतलब मेढक के पास ऑप्शन है, तो क्या दिक्कत है भाई? अब आप ही के पास एक ही ऑप्शन हो भाई चावल खाना है और कुछ खा ही नहीं सकते हो, तो दिक्कत हो जाएगी ना। अब तो आपके पास बहुत ऑप्शन, फल खा लेंगे हम, अंगूर खा लेंगे, सेब खा लेंगे, रोटी खा लेंगे, पूड़ी खा लेंगे, कुछ भी खा लेंगे, बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो मेढक के पास क्या है? टिड्डों की संख्या अगर कम हो जाए तो मेढक भूखा नहीं मरेगा, लेकिन अगर सरल खाद्य श्रृंखला है तो उसमें मर जाएगा, क्योंकि उसके पास टिड्डा ही विकल्प है खाद्य श्रृंखला में। लेकिन खाद्य जाल में तितली भी विकल्प है, मक्खी भी, कीड़े भी। तो ये मामला है। कम जटिलता है तो जीव मर जाएगा भाई, सिंपल सी बात है। अधिक जटिलता है तो जीव जीवित रहेगा। खाद्य श्रृंखला क्या है? खाद्य श्रृंखला अस्थिर तंत्र है, और जो खाद्य जाल है स्थिर तंत्र है, स्टेबल सिस्टम है। तो ये याद रखना, कथन कारण में आ जाए तो बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, लगाना। खाद्य जाल की यहाँ पे मुख्य विशेषताएं हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फूड वेब। इनमें अनेक खाद्य श्रृंखलाएं होती है, जाहिर सी बात है, तमाम खाद्य श्रृंखला होंगी तभी तो एक खाद्य जाल बनेगा। इसमें जो ऊर्जा का प्रवाह है बहुदिशात्मक होता है, मल्टी डायरेक्शनल होता है, मतलब एक दिशीय नहीं होता है। जैसे आपका खाद्य श्रृंखला होता है उसमें एक दिशीय होता है, लेकिन इसमें बहुदिशात्मक होता है। इसके साथ ही यह पारिस्थितिकी तंत्र में स्थिरता और लचीलापन प्रदान करता है। एक जीव कई जीवों का भोजन हो सकता है और कई जीवों का भोजन कर भी सकता है। अब देखिए मेढक क्या है? मेढक कई जीवों का भोजन कर रहा है, ठीक है, टिड्डे का भी कर रहा है, मक्खी का भी कर रहा है, तितली का भी कर रहा है, ठीक है, कीड़े मकोड़ों का भी कर रहा है। लेकिन मेढक जो है खुद भी कई सारे जीवों का भोजन है, उसको कोई भी खा सकता है। कोई चिड़िया उड़ते हुए आई उसने भी खा लिया, कोई बाज उड़ के आया उसने भी खा लिया, कोई बगुला आया उसने खा लिया, ठीक है, सांप आया वो खा लेता है, कोई भी नहीं छोड़ रहा है बेचारे को। तो ये वाला टेंशन का माहौल है उसके पास। तो ये मामला है भाई, जीव जो होता है वो कई भोजन खा सकता है, कई लोगों को खा सकता है, और खुद भी उसे भी कई लोग खा सकते हैं।
प्रजातियों की संख्या अधिक होने पर खाद्य जाल अधिक जटिल होगा और अधिक स्थिर होगा। पर्यावरण में परिवर्तन आने पर भी तंत्र संतुलित रहेगा। इसमें शीर्ष शिकारी या उपभोक्ता की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। यह पोषक तत्वों के चक्रण में मदद करता है। मानव जनित हस्तक्षेप से खाद्य जाल की जटिलता कम हो सकती है। मछली पकड़ने वाले, वनों की कटाई करने वाले, प्रदूषण से खाद्य जाल प्रभावित होता है। मतलब मछली आप पकड़ रहे हैं तो बड़ी मछली जब पकड़ लेंगे तो भाई खाद्य जाल टूटेगा। वन की कटाई कर रहे हैं तो उसमें भी बहुत सारे जीव मरेंगे। जैव विविधता के संरक्षण मतलब बायोडाइवर्सिटी के संरक्षण में खाद्य जाल की भूमिका महत्वपूर्ण है। अब यहाँ देख सकते हो खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल में और खाद्य चक्र में क्या अंतर है। खाद्य चक्र की बात हम आगे करेंगे फूड साइकिल की, ठीक है। यहाँ देख सकते हो भाई खाद्य श्रृंखला है, खाद्य जाल है, खाद्य चक्र है, मतलब जिसे जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं, आगे पढ़ेंगे हम। तो इसकी प्रकृति सरल और रेखिक है। वहीं खाद्य जाल आपका जटिल है और इसका जो है कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है, बहुत जटिल नेटवर्क है। और जो खाद्य चक्र है वो चक्रीय होता है, सिंपल सी बात है। ऊर्जा प्रवाह एक दिशात्मक, इसमें बहुदिशात्मक, इसमें चक्रीय होगा। एक ही मार्ग होता है, कई मार्ग होते हैं, कई मार्गों से होकर पदार्थ घूमता है खाद्य चक्र में। काल्पनिक मॉडल है, ठीक है। खाद्य श्रृंखला क्या है, काल्पनिक मॉडल है। ऐसा नहीं होता कि भाई एक श्रृंखला में कोई चलता है, वास्तविक स्थिति को दर्शाता है और वास्तविक चक्रीय प्रक्रिया खाद्य चक्र में होती है। ये कम स्थिर है, ये अधिक स्थिर है। तंत्र को पोषक तत्व उपलब्ध कराने का काम खाद्य चक्र करता है। इसके उदाहरण में खाद्य टिड्डा, मेढक, सांप, बाज, इसमें घास भूमि, जंगल, तालाब का नेटवर्क, इसमें कार्बन चक्र, नाइट्रोजन चक्र, फास्फोरस चक्र। मुख्य फोकस ऊर्जा का प्रवाह, इसमें ऊर्जा विकल्प और स्थिरता, इसमें पोषक तत्वों का चक्रण। जो आपका खाद्य जाल है मतलब फूड वेब है, इसके भी बहुत सारे टाइप होते हैं, टाइप्स ऑफ फूड वेब्स। जैसे आपका एक होता है संबद्धता खाद्य जाल, जिसे आप कहते हैं टोपोलॉजिकल फूड चेन। ये केवल यह दर्शाता है कि कौन सा जीव किसी जीव को खा सकता है। केवल संबंधों की उपस्थिति को जो दर्शाता है उसको कहते हैं संबद्धता खाद्य जाल। इसमें मात्रा वगैरह की बात नहीं होती, किसने कितनी मात्रा खाई है। इसमें बात होती है कि भाई संबंध किसका किससे है। जैसे आप देख सकते हो घास तंत्र में चूहे का संबंध टिड्डा से है और खरगोश से भी है। चूहे का संबंध लोमड़ी से है। और यहाँ देख सकते हो आप ये सांप है, ये आपका बाज है। तो संबद्धता जो दर्शाता है मतलब जो संबंध दर्शाता है वो आपका क्या है, संबद्धता खाद्य जाल। ऊर्जा प्रवाह में क्या होता है भाई, ऊर्जा का प्रवाह मापा जाता है। कितनी परसेंट एनर्जी किसके पास गई, इनके पास 10% गई, इनके पास इतने कैलोरी, इनके पास इतने कैलोरी, तो कितनी ऊर्जा स्थानांतरित हुई, यही है बस। कार्यात्मक खाद्य जाल यह सबसे महत्वपूर्ण होता है, दर्शाता है किसी एक विशिष्ट प्रजाति का पूरे तंत्र पर कितना गहरा प्रभाव पड़ता है। और यहीं से कीस्टोन की अवधारणा भी निकलती है। तो मतलब कीस्टोन प्रजाति जो होगी उसी को कहते हैं कार्यात्मक खाद्य जाल। शब्दावली कुछ होती हैं खाद्य जाल से जुड़ी हुई। एक होता है ट्रॉफिक कास्केड। जब खाद्य जाल के शीर्ष स्तर मतलब टॉप ट्रॉफिक लेवल, मान लीजिए ट्रॉफिक लेवल 5 T5 में कोई बदलाव किया जाता है, जैसे अचानक शेरों या भेड़ियों का शिकार करके उन्हें खत्म कर दिया जाए, तो उसका असर नीचे के सभी स्तरों पर एक झरने की तरह पड़ेगा। भाई आपने शेर ख़त्म कर दिए ना, और मान लीजिए भेड़िए ख़त्म कर दिए, तो हिरन को कौन खाएगा, कोई नहीं खाएगा। हिरन मस्त एकदम घूम रहे हैं, तमाम उनकी जनसंख्या वृद्धि हो रही, और घास एक बूंद नहीं बचेगी। और जब घास नहीं बचेगी कीड़े मकोड़े नहीं बचेंगे, और जब घास ही नहीं बची तो अब इतने सारे हिरन अगर हैं भी तो क्या खाएंगे बेचारे, वो भी मर जाएंगे। ठीक है, तो ये मामला होता है कि ट्रॉफिक लेवल उच्च, जो आपका ट्रॉफिक लेवल है T5 T4, उसमें बदलाव किया गया, कीस्टोन प्रजाति में बदलाव किया गया, तो वो आपका होगा कि भाई पूरा नीचे का जो स्तर होगा वो झरने की तरह उस पर प्रभाव पड़ेगा। और इसी को कहते हैं ट्रॉफिक कास्केड। और ये जो शब्द है रॉबर्ट पेन ने दिया था। कीस्टोन प्रजाति तो आपको पता है, इसमें क्या बताना है भाई, खाद्य जाल का वह जीव जिसकी संख्या भले ही कम हो लेकिन वह पूरे खाद्य जाल की संरचना और स्थिरता को नियंत्रित करता है। जैसे समुद्र में सी ऑटर है, जंगल में शेर है, इन्हें हटा दिया जाए तो पूरा खाद्य जाल ऐसी की तैसी हो जाएगी।
तीसरा जो आपका शब्द होता है लिंकेज डेंसिटी। एक खाद्य जाल में जीवों की कुल संख्या, मतलब जो भी जीवों की संख्या है और उनके बीच मौजूद वास्तविक संबंधों के अनुपात को लिंकेज डेंसिटी कहते हैं। तो यहाँ पर ये सूत्र पूछ लेता है कि लिंकेज डेंसिटी का सूत्र बताओ। तो आपको याद रखना है, वास्तविक संबंधों की संख्या ऊपर होगी, नीचे होगा संभव अधिकतम संबंधों की संख्या। लिंकेज डेंसिटी का जो मान जितना अधिक होगा ना, खाद्य जाल उतना ही अधिक जटिल होगा। देखिए, हमने खाद्य जाल, खाद्य श्रृंखला वगैरह खत्म कर दिया। अब हम बात करेंगे पारिस्थितिकी पिरामिड के बारे में, इकोलॉजिकल पिरामिड। पिरामिड की खोज किसने की थी? तो भाई अभी हमने बात किया चार्ल्स एल्टन के बारे में, जिन्होंने किसकी खोज की? जिन्होंने खाद्य जाल की खोज की। तो उन्होंने ही खोज की थी पारिस्थितिकी पिरामिड की भी। 1927 में खोज करते हैं। एल्टोनियन पिरामिड इसका जो है नाम रखते हैं शुरुआत में। इन्होंने बताया कि भाई प्रत्येक पारिस्थितिकी पिरामिड का आधार हमेशा जो है उत्पादकों से ही बनता है। सबसे ऊपर शीर्ष उपभोक्ता रहते हैं, मतलब टॉप कंज्यूमर या एपेक्स कंज्यूमर रहते हैं। तो सिंपल सी बात बताइए भाई, जो नीचे T1 होगा उत्पादक होगा, जो T5 होगा वो आपका शीर्ष उपभोक्ता होगा। जो पारिस्थितिकी पिरामिड होते हैं ना, इकोलॉजिकल पिरामिड, वो इन्होंने 3 भागों में डिवाइड कर दिया। एक आपका संख्या पिरामिड, दूसरा आपका जीवभार पिरामिड, तीसरा आपका ऊर्जा पिरामिड। ठीक है, पिरामिड ऑफ नंबर्स, पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ एनर्जी। तो एक एक करके हम बात करेंगे। अब देखिए, यहाँ हम बात करेंगे सबसे पहले संख्या पिरामिड के बारे में, पिरामिड ऑफ नंबर्स के बारे में। प्रत्येक कोशी स्तर, मतलब जो भी आपका ट्रॉफिक लेवल 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, तो प्रत्येक कोशी स्तर पर उपस्थित जीवों की कुल संख्या को प्रदर्शित करता है। जो ये संख्या पिरामिड है ये आपके 2 प्रकार का होता है, संख्या हो चाहे बायोमास हो। दोनों पिरामिड आपके सीधे हो सकते हैं, उल्टे हो सकते हैं, लेकिन जो ऊर्जा पिरामिड है वो आपका हमेशा सीधा होगा। तो यहाँ संख्या पिरामिड आप समझेंगे अच्छे से। 2 तरह के संख्या पिरामिड होते हैं, एक सीधा होता है, एक उल्टा होता है। सीधा मतलब अगर सीधा आपका पिरामिड बन रहा है तो सीधा पिरामिड है, उल्टा पिरामिड बन रहा है तो उल्टा है। अब सीधा पिरामिड में आप देखेंगे, जैसे आपका घास का जो मैदान होता है ना, या तालाब होता है, तो यहाँ बात की जाती है भाई जो नीचे आपका सबसे है, ठीक है, नीचे जो आपके उत्पादक हैं उनकी संख्या ज़्यादा है और उसके ऊपर जीवों की संख्या कम होती चली जाती है, तो इसे संख्या का सीधा पिरामिड कहेंगे। वहीं जो उत्पादक हैं उनकी संख्या कम है और जीवों की संख्या ऊपर बढ़ती चली जाएगी, तो आपका संख्या का उल्टा पिरामिड बन जाएगा। ठीक है, तो संख्या का सीधा पिरामिड मतलब उत्पादकों की संख्या नीचे बहुत ज़्यादा होगी। अब घास का मैदान है या तालाब है मान लीजिए, तो घास का मैदान में घास कितनी होगी? करोड़ों अरबों घास है भाई, क्या दिक्कत है? उसमें जो टिड्डे अपना जीवन बढ़िया तरीके से निभा रहे हैं उनकी संख्या क्या होगी? 20,000। जहाँ करोड़ों अरबों जो है घास है वहाँ पे 20,000 टिड्डे हैं T2 में। उसके बाद में मेढक टिड्डों से भी कम होंगे, मतलब 20,000 टिड्डे तो मान लीजिए कि 5,000 मेढक हैं। सांप ऊपर हैं तो लगभग मान लीजिए 100 सांप हैं, और बाज अगर मानेंगे तो 50 या 10-20 बाज हैं। तो मतलब धीरे धीरे संख्या घटती चली जाएगी। प्राथमिक उत्पादक संख्या लाखों में, प्राथमिक उपभोक्ता हज़ारों में, द्वितीयक उपभोक्ता सैकड़ों में, और जो शीर्ष उपभोक्ता है उसे उंगलियों पर आप गिन सकते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है भाई, जो संख्या का पिरामिड होता है, जो सीधा संख्या का पिरामिड है, वो किस किस जगह पे होता है? तो घास के मैदान में होगा, तालाब में होगा। तालाब में क्यों होगा? क्योंकि तालाब में भी जो फाइटोप्लैंक्टन है उनकी संख्या गिनोगे तो मछलियों से काफ़ी ज़्यादा है, या जू प्लैंक्टन से भी काफ़ी ज़्यादा है, या छोटी मछलियों से भी काफ़ी ज़्यादा है। वहीं छोटी मछलियों की संख्या ज़्यादा होती, बड़ी मछलियों की कम होती है। तो आपका तालाब का और घास का मैदान सीधा संख्या पिरामिड बनाएगा। वहीं अगर हम बात करें उल्टा संख्या पिरामिड, मतलब कोई ऐसी चीज़ है जिस पर बहुत सारे जीव निर्भर हैं लेकिन उसकी संख्या कम है, तो वो आपका एक पेड़ है। ठीक है, एक पेड़ का जो पारितंत्र होता है
या फिर परजीवी खाद्य श्रृंखला होता है। तो परजीवी खाद्य श्रृंखला का भी जो पिरामिड बनेगा वो भी उल्टा बनेगा। उसकी भी बात मैं करूँगा। मान लीजिए आपका ये पेड़ है, एक बड़ा पेड़ है, ये क्या है, उत्पादक है। इसमें जो है बहुत सारे चिड़ियाँ आती हैं और घोंसला बनाती हैं, ठीक है, 40-50 चिड़िया आ गई। अब उन 40-50 चिड़ियों को खाने के लिए क्या चाहिए, भोजन चाहिए, कीड़े मकोड़े चाहिए। तो पेड़ की भूमि से लेकर के, जड़ से लेकर के पत्तियों तक उनको हजारों कीड़े मिल जाएंगे, तो इनका काम चलता रहेगा। तो क्या है यहाँ पे भाई, एक पेड़, कई पक्षी, सैकड़ों में, हजारों लाखों में कीट। तो ये हो गया आपका संख्या का उल्टा पिरामिड। वहीं परजीवी खाद्य श्रृंखला है, उसका भी यही हाल है। मान लीजिए कोई डेट्रिटस है, कोई जो है निर्जीव पत्ती एक पड़ी है, तो उसको खाएंगे कितने, जो मान लीजिए कि 3-4 जीव मिलकर के खाते हैं, फिर उनको विघटित करने के लिए बहुत सारे जीवाणु आ जाते हैं। तो यही सारा प्रोसेस चलता है। आपको इतना याद रखना है कि भाई उल्टा संख्या का पिरामिड किस में बनता है, तो एक पेड़ का जो है जो पिरामिड बनेगा संख्या का, वो उल्टा बनेगा। परजीवी खाद्य श्रृंखला का संख्या पिरामिड उल्टा बनेगा। बस इतना याद रखना है। यहाँ परजीवी वाला आप देख सकते हो एग्जाम्पल, एक जंतु मरता है, कई जो कीटक सैकड़ों होते हैं, प्रोटोजोआ हजारों होते हैं, विषाणु लाखों होते हैं। और तालाब वाला भी यहाँ देख सकते हो, फाइटोप्लैंक्टन लाखों में है और ये संख्या हजारों में है, फिर छोटी मछली, बड़ी मछली। इसके बाद आपका आता है जैवभार पिरामिड, ठीक है, पिरामिड ऑफ बायोमास। अब बायोमास का अर्थ आपको मैंने पहले लेक्चर में बताया था, अभी बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई मछली आपने तालाब से पकड़ी, ठीक है, तो उस मछली में बहुत सारा पानी है, उसमें जो है उस मछली को आप ये नहीं कह सकते इसका जो है बायोमास इतना है, क्योंकि उसमें पानी भी है। जब उस मछली को आप सुखाएंगे, ठीक, कलकत्ता वगैरह जाएंगे तो वहाँ आपको मिलेगा भाई मछली सब लोग लटकाए हुए होते हैं, जैसे कपड़े लोग सुखाते हैं वैसे मछली सुखाते हैं, तो उनका पानी वगैरह सब निकल जाता है, तो उनका शुष्क जीवभार बचता है। कई दिनों तक वो मछलियाँ रहेंगी तो भी खराब नहीं होंगी, पानी रहता तो खराब हो जाती हैं। तो जो शुष्क जीवभार होता है उसी को कहते हैं बायोमास। प्रत्येक कोशीय स्तर पर मौजूद जीवों के कुल सूखे वजन को दर्शाता है और ये सीधा और उल्टा दोनों प्रकार का हो सकता है। जैसे आप देखेंगे भाई, जो सीधा पिरामिड होगा वो किसका होगा, वन है आपका, वन है मतलब जंगल है और घास का मैदान है, तो इनका जो बायोमास पिरामिड होगा, जैवभार पिरामिड होगा, वो हमेशा सीधा बनेगा। क्योंकि कोई जंगल है, वहाँ पे समस्त पेड़ पौधों को आप सुखा भी लेंगे तो भी वहाँ के सारे जीव जंतुओं को मिला करके उनका जीवभार बहुत ज़्यादा होगा। क्योंकि क्या होता है, जंगल में ठोस ठोस लकड़ियाँ होती हैं भाई, ऑलरेडी सूखी पड़ी बहुत सारी लकड़ियाँ होती हैं। तो आपका जंगल है या फिर घास का मैदान भी है, तो घास का मैदान में घास बहुत सारी पड़ी, इतनी घास है कि अगर उसे सुखा करके आप तोलेंगे और समस्त जीवों को तोलेंगे तो घास का वजन ज़्यादा ठहरेगा। तो घास के मैदान और वन का जो बायोमास या जैवभार पिरामिड होता है वो सीधा बनता है। यहाँ देख सकते हो जंगल का जीवभार ज़्यादा है, टिड्डों का कितना ही होगा। उसके बाद हिरन तो सीमित मात्रा में है, मान लीजिए 50 हिरन है, 10 ही शेर हैं, तो इस तरीके से जैवभार पिरामिड। जैवभार पिरामिड में जो उल्टा पिरामिड बनेगा वो बनेगा जलीय तालाब, ठीक है, झील का है, महासागर का है, तो ये आपके बनेंगे उल्टे पिरामिड जैवभार में। अब देखिए जलीय में क्या होता है, जलीय में झील भी आता है, नदी भी आता है, ये सब आते हैं। तो जो जल होता है उसमें होते हैं फाइटोप्लैंक्टन, और फाइटोप्लैंक्टन का जीवभार बहुत कम होता है क्योंकि उसमें पानी ज़्यादा मिलता है। तो समस्त फाइटोप्लैंक्टन को आप मान लीजिए निकाल के लाएं, उसमें से पानी निकाल दें, शुष्क जीवभार बचेगा। उसके बाद आप मछली वछली सब पकड़ के ले आएँ। भाई एक ब्लू व्हेल जो होती कितनी भारी होती है, तो उनका वजन बहुत ज़्यादा होगा। शुष्क जीवभार भी निकालेंगे तो भी बहुत ज़्यादा होगा। तो ये मामला है। तो हमेशा याद रखना, तालाब का है, झील का है, महासागर का है, जो जैवभार पिरामिड बनेगा वो उल्टा बनेगा। इसके अलावा जो आपका ऊर्जा का पिरामिड, जो कि तीसरा पिरामिड है,
ये प्रत्येक कोशी स्तर पर ऊर्जा की कुल मात्रा और उसके प्रवाह की दर को दर्शाता है। जैसे घास है, घास के पास 10,000 किलो कैलोरी जो है ऊर्जा है। टिड्डे के पास 10% गया 1,000, और टिड्डे के पास मान लीजिए यहाँ सांप दे दिया है तो मेढक के पास 100 किलो कैलोरी, फिर आपका जो सांप है उसके पास 10, बाज के पास 1, इस तरीके से चलता रहेगा। ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है, प्रकृति में इसका कोई अपवाद नहीं है या कभी भी उल्टा नहीं हो सकता है। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है, भाई ऐसा कौन सा पिरामिड है जो कभी भी उल्टा नहीं हो सकता? तो आपका ऊर्जा का पिरामिड है। इसका आधार आपका चौड़ा होता है और शीर्ष संकरा होता है। 10% का नियम वगैरह मैंने पढ़ा ही दिया है, इसमें क्या बताना। अब देखिए जो पारिस्थितिकी पिरामिड से जुड़े महत्वपूर्ण नियम और सीमाएं हैं, लिमिटेशंस एंड रूल्स। जैसे जो आपके अपघटक हैं, डिकम्पोजर हैं। जो पारिस्थितिकी पिरामिड है इसमें सबसे बड़ी कमी ये है कि इनमें बैक्टीरिया, कवक, अन्य अपघटकों को कोई स्थान नहीं दिया गया, जबकि वे भी पारिस्थितिकी तंत्र का अनिवार्य हिस्सा हैं। एक से अधिक कोशी स्तर वाले जीवों की उपेक्षा की गई है। जैसे आपकी जो है गौरैया है, तो गौरैया को आप T2 में रखेंगे जब वो शाकाहारी है। मान लीजिए वो कोई जो है दाल चावल ये सब जो पड़ा हुआ है दाना ये खाती है तो T2 में होगी। लेकिन वो गौरैया जो है मान लीजिए कि वो टिड्डा खा रही है तो T3 में चली जाएगी ना। तो ये मामला है। खाद्य जाल का समावेशन न होना, तो खाद्य जाल का समावेशन भी आपके पिरामिड में देखने को नहीं मिलता है। तो इसीलिए जो है जो आपका पिरामिड होता है ये सरल खाद्य श्रृंखला मानकर बनाए जाते हैं। ये प्रकृति के जटिल खाद्य जाल को प्रदर्शित करने में पूरी तरीके से असमर्थ हैं। ठीक है, अब प्रदूषक और पोषी स्तर में हम कुछ चीज़ें और समझेंगे। जैसे आपका एक होता है जैव निम्नीकरण और जैव अनिम्नीकरण, मतलब बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेज होते हैं कुछ, और कुछ होते हैं भाई नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेज। अब देखिए जैव निम्नीकरण क्या है। ये ऐसे पदार्थ या अपशिष्ट होते हैं जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं, जैसे सूक्ष्म जीव आपके होते हैं ना, बैक्टीरिया हैं, कवक हैं, फंगी जिसे कहते हैं, और जो केचुए हैं, उनके द्वारा समय के साथ आसानी से सड़कर गलकर मिट्टी में मिल जाते हैं। कहने का मतलब ऐसे पदार्थ या अपशिष्ट जिन्हें जो है आपके अपघटक हो गए, सूक्ष्मजीव हो गए, कवक हो गए, केचुआ हो गया, इनको अपघटित करके बढ़िया तरीके से सड़ा गला कर मिट्टी में अगर मिला दे रहा है ना, तो इन्हें कहेंगे हम जैव निम्नीकरण पदार्थ। और जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि भाई ये जो आपके जैव निम्नीकरण पदार्थ हैं क्या होंगे, ये कार्बनिक प्रकृति के होते हैं। इनका अपघटन कुछ दिनों से लेकर के कुछ महीनों के भीतर हो जाता है। पर्यावरण को दीर्घकालिक नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। अपघटन के बाद ये मिट्टी को उपजाऊ बनाने वाले तत्वों मतलब ह्यूमस में बदल जाते हैं। इसके अलावा जो पुनर्चक्रण होता है इन्हें खाद या बायोगैस में आसानी से बदला जा सकता है। तो ये आपके जैव निम्नीकरण पदार्थ होते हैं। बायोडिग्रेडेबल, इसका अर्थ ये आप समझिए, बायो मतलब जो जैविक पदार्थ हैं, वो डिग्रेडेबल हैं मतलब वो आपके अपघटित होने योग्य हैं। तो ये मामला है। उदाहरण आप देख सकते हो, जैसे रसोई का कचरा आपका होता है, ठीक है, उसमें आप सब्जी काटते हैं, छिलके निकलते हैं, ठीक है, फल है, सब्जी है, बेकार हो गया, बचा हुआ भोजन है, तो ये सब क्या है, बायोडिग्रेडेबल है, मतलब वो हो जाएगा सब, कोई दिक्कत नहीं। कागज़, सूती कपड़े, जूट के बैग, ये भी जैव निम्नीकरण में आएंगे। पौधों के अवशेष, सूखी पत्तियां, लकड़ी, तिनके, पशुओं का मल मूत्र, गोबर, कृषि अपशिष्ट, ये सब आपके जैव निम्नीकरण में आते हैं। जैव निम्नीकरण पदार्थ प्रकृति के मित्र होते हैं। ये अपघटित होकर मिट्टी की उर्वरता बढ़ाते हैं, पर्यावरण के चक्र को संतुलित बनाए रखते हैं। अब वहीं आता है जैव अनिम्नीकरण, नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेज। तो वे पदार्थ या अपशिष्ट जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं मतलब सूक्ष्मजीव जो आपके होते हैं, बैक्टीरिया, कवक, फंगी, केचुआ, इनके द्वारा कभी विघटित नहीं होते हैं, डिकम्पोज नहीं होते हैं, जिन्हें गलने में सैकड़ों हजारों साल लग जाते हैं, उन्हें कहते हैं जैव अनिम्नीकरण पदार्थ।
ये अधिकांशतः क्या होते हैं, अकार्बनिक या सिंथेटिक प्रकृति के होते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि भाई जो जैव निम्नीकरण पदार्थ होते हैं वो आपके कार्बनिक होते हैं, और जो जैव अनिम्नीकरण पदार्थ होते हैं वो आपके अकार्बनिक या सिंथेटिक होते हैं, पॉलीमर होते हैं। जो भी आपके जैव अनिम्नीकरण पदार्थ होते हैं ये पर्यावरण में जस के तस बने रहते हैं, मतलब सैकड़ों वर्ष तक नष्ट नहीं होते हैं। मिट्टी, जल, वायु प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण यही होते हैं। ये नालियों को जाम करते हैं, मतलब नालियों में पन्नी वगैरह अगर फंस गई तो जाम करेगी। जानवरों के पेट में जैसे देखते हैं गाय भैंस सब जो कूड़े के ढेर होते हैं वहाँ पे कुछ खाया करते हैं तो पन्नी भी उनके अंदर चली जाती है। तो जब पेट में चली जाती है बहुत सारी गाय की और बहुत सारे जानवरों की मृत्यु हो जाती है और जैव आवर्धन चक्र में प्रवेश कर जाते हैं। इन्हें केवल रिसाइकिल किया जा सकता है, मतलब ये रिसाइकिल करने योग्य होते हैं और रीयूज किया जा सकता है, लेकिन ये प्राकृतिक रूप से नष्ट नहीं किए जा सकते। अब जैसे आप यहाँ देख सकते हो प्लास्टिक क्या है, प्लास्टिक या पॉलीथीन बैग जैव अनिम्नीकरण आपका पदार्थ है। कांच भी ये कभी भी प्राकृतिक रूप से नष्ट नहीं होता है। भारी धातुएं जो आपकी होती हैं सीसा, पारा, कैडमियम, ये भी अकार्बनिक पदार्थ हैं। कीटनाशक रसायन डीडीटी, डाइक्लोरो, डाइफिनाइल, ट्राइक्लोरोइथेन, इसका उपयोग फसलों में किया जाता है और वही फसल हम लोग खाते हैं। ई कचरा, ई वेस्ट, पुराने कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन, चिप्स मतलब ये खाने वाली चिप्स नहीं, ये तो बायोडिग्रेडेबल होगी। नॉन बायोडिग्रेडेबल जो आपके फ़ोन में लगती है वो चिप्स, और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण। तो जैव अनिम्नीकरण पदार्थ क्या हैं, प्रकृति के लिए शत्रु हैं, लंबे समय तक जो है पर्यावरण में बने रहते हैं और जीवों के स्वास्थ्य और पारिस्थितिकी तंत्र को गंभीर नुकसान पहुंचाते हैं। अब यहाँ पे बात करेंगे प्रदूषक के बारे में। 3 सबसे महत्वपूर्ण वैज्ञानिक सिद्धांत जो आपके द कोर ट्रायड ऑफ इकोटॉक्सिकोलॉजी। तो यहाँ से प्रश्न भी अच्छे खासे बनते हैं और लोग कंफ्यूज होते हैं इन शब्दों में। जैसे आपका 3 शब्द होते हैं भाई, जैव संचयन होता है, बायो एक्युमुलेशन, जैव सांद्रण, बायो कंसेंट्रेशन, जैव आवर्धन, बायो मैग्निफिकेशन या बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। तो सबसे पहले बात करते हैं जैव संचयन क्या होता है। जैव संचयन का मतलब होता है भाई जब कोई हानिकारक या विषैला रसायन मतलब टॉक्सिक केमिकल किसी एक ही जीव के शरीर के अंदर समय के साथ साथ जमा होता रहता है तो उसे जैव संचयन कहते हैं। मतलब एक जीव है, जैसे टिड्डा है, ठीक है, मान लीजिए हम टिड्डे का ही एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, टिड्डा है, वो घास खा रहा है, ठीक है, घास में पानी के जरिए से आर्सेनिक की मात्रा बहुत आ गई है, इसमें बहुत ज़्यादा आर्सेनिक आ गया है। तो टिड्डा एक बार घास खाता है तो आर्सेनिक उसके पास जाएगा, दूसरी बार खाएगा तो भी उसके पास आर्सेनिक जाएगा, तीसरी बार खाएगा तो भी जाएगा। तो ये एक ही जीव है ना, तो एक ही जीव के अंदर शरीर के अंदर समय के साथ साथ जो ये आर्सेनिक जमा हो रहा है ना, इसी को कहते हैं जैव संचयन, बायो एक्युमुलेशन। इतनी सी बात है। अब यहाँ जो है शर्त आप देख लीजिए। तो बायो एक्युमुलेशन की शर्त क्या है कि यह प्रक्रिया केवल एक विशेष जीव की व्यक्तिगत आयु से जुड़ी होती है। जब कोई जीव पर्यावरण, पानी, हवा या भोजन से किसी प्रदूषक को अपनी बॉडी के अंदर लेता है तो उसकी बॉडी उस प्रदूषक को बाहर निकालने या नष्ट करने में असमर्थ हो जाती है तो वह रसायन उसकी वसा या ऊतकों में जमा होने लगता है। अब मैंने बात की भाई घास की, हो सकता है कि वहाँ का वातावरण ऐसा हो कि वहाँ कोई फैक्ट्री है, वहाँ से कोई जहरीली गैस आ रही, तो अगर वो टिड्डा सांस ले रहा है ना, सांस लेगा ही, तो उसके ज़रिए से भी उसके अंदर आपका बायो एक्युमुलेशन मतलब जैव संचयन होगा। पानी के माध्यम से, जैसे कोई मछली है, वहाँ फाइटोप्लैंक्टन में कोई आर्सेनिक आ गया, कोई प्रदूषण आ गया। मान लीजिए कोई नदी है, वहाँ कोई कारखाना अपना लगाए हुए और कारखाना से सारा जो केमिकल वेस्ट है वो नदी में चला गया, तो नदी में जो फाइटोप्लैंक्टन उनके अंदर चला जाएगा। फिर फाइटोप्लैंक्टन को कौन खाएगा, मछलियाँ खाएंगी।
अब मछलियाँ मान लीजिए नहीं भी खाएंगी, लेकिन जो जहरीला उसमें पूरी नदी में मिल गया ना, तो वो कहीं ना कहीं मछलियों के अंदर भी जाएगा, क्योंकि वो भी सांस लेती हैं। अगर हम दर यानी रेट की बात करें तो प्रदूषक के अवशोषण की दर उसके शरीर से बाहर निकलने की दर से बहुत अधिक होती है। मतलब जितना वो अवशोषित कर रहा है वो ज़्यादा होता है, ठीक है, निकालने वाला कम होता है। जैसे जैसे जीव की उम्र बढ़ती है उसके शरीर में विषैले पदार्थ की मात्रा बढ़ती रहती है। अब यहाँ देख सकते हो आपकी क्या है, समय के साथ साथ मछलियों में बायो एक्यूमुलेशन ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ बात करेंगे जैव सांद्रण की, बायो कंसेंट्रेशन। जो जैव सांद्रण आपका है ना, ये विशेष रूप से जलीय जीव जो होते हैं जैसे मछलियाँ हैं उनके संदर्भ में उपयोग किया जाता है। जब कोई जीव अपने आसपास के पानी से सीधे गिल मतलब त्वचा, जैसे मछलियों के पास गिल होते हैं ना, तो उनके जरिए से त्वचा को जो सोखता है प्रदूषक को, मतलब बिना भोजन को खाए, भोजन उसने खाया नहीं, कुछ ग्रहण नहीं किया, उसके बाद भी उसके शरीर में प्रदूषक पहुंच गया, उसकी मात्रा पानी की तुलना में बहुत अधिक हो जाती है। तो इसी को कहते हैं बायो कंसेंट्रेशन। तो बिना भोजन किए जो प्रदूषक आपके अंदर पहुंच गया, मछलियों के अंदर पहुंच गया, तो उसे बायो कंसेंट्रेशन कहा जाएगा। अब यहाँ देख सकते हो जैसे कारखाने वाला पानी मैंने बताया, भाई कारखाने का पानी आ गया तो उसमें बहुत केमिकल है, तो गिल के वजह से सांस लेती हैं, तो धीरे धीरे इनके अंदर बायो कंसेंट्रेशन हो गया। इन्होंने कुछ नहीं खाया, ठीक है, खाने की बात होती तो बायो आपका एक्युमुलेशन जो था उसमें बात होती। जैव सांद्रण कब होता है, मतलब भोजन के माध्यम से नहीं होता बल्कि पानी के सीधे अवशोषण से होता है। जलीय जीवों, मछलियों, झींगों में अधिक पाया जाता है और यह प्रक्रिया भोजन की अनुपस्थिति में भी होती है, ठीक है। जो जैव संचयन होता है और जो जैव सांद्रण होता है, दोनों में प्रदूषक जो है एक ही जीव के शरीर में जमा होता है, लेकिन अंतर अवशोषण के स्रोत का होता है। जैसे संचयन होगा, जैव संचयन है तो भोजन के जरिए से अवशोषण कर रहा है, धीरे धीरे समय के साथ अवशोषण होगा। सांद्रण है तो पानी से सीधे उसके शरीर में जाएगा। अब बात करते हैं जैव आवर्धन। तो जैव आवर्धन क्या होता है, बायो मैग्नीफिकेशन, बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन कहते हैं। जब कोई हानिकारक रसायन खाद्य श्रृंखला में नीचे से ऊपर की ओर बढ़ते हुए प्रत्येक पोषण स्तर पर अधिक सांद्रता में जमा होने लगता है तो उसे जैव आवर्धन कहते हैं। अब ये कैसे काम करता है, तो ये किसी एक जीव की कहानी नहीं होती बल्कि पूरी खाद्य श्रृंखला की बात होती है। तो याद रखना जो जैव आवर्धन होता है ये खाद्य श्रृंखला से संबंधित है। तो अगर क्वेश्चन आए और उसमें खाद्य श्रृंखला दे दिया, ठीक है, खाद्य श्रृंखला दे दिया, जीव नहीं दिया, खाद्य श्रृंखला आ गया, तो आँख मूंद करके जैव आवर्धन लगा देना, आंसर आपका सही हो जाएगा। अब यहाँ आप देखिए, जैसे मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, फाइटोप्लैंक्टन है, फाइटोप्लैंक्टन को छोटी मछली ने खाया तो इसके अंदर क्या हो गया, इसके अंदर मान लीजिए कि कुछ आर्सेनिक आ गया। मैं आर्सेनिक का एग्जाम्पल लेता हूँ, कोई और अन्य धातु हो सकती है लेकिन मैंने ले लिया एग्जाम्पल। तो यहाँ पे फाइटोप्लैंक्टन बहुत सारे हैं, लाखों हैं, और यहाँ पे जो मछलियाँ हैं छोटी वाली वो सिर्फ हज़ारों हैं। तो हज़ारों मछलियाँ रोज़ रोज़ उन लाखों फाइटोप्लैंक्टन को खा रही हैं, मतलब लाखों में से हज़ारों वो भी खा रही। तो उनके अंदर क्या हो रहा है, उनके अंदर जैव संचयन हो रहा है, बायो एक्युमुलेशन हो रहा है। लेकिन क्योंकि मछलियों की संख्या मान लीजिए 1000 है और जो बड़ी मछलियां हैं वो सिर्फ और सिर्फ 300 हैं, सिर्फ 300 हैं, और जो सबसे बड़ी मछली हैं मतलब व्हेल वगैरह वो सिर्फ 50 हैं। तो जो ये इनके अंदर जैव एक्युमुलेशन हुआ है, मतलब बायो एक्युमुलेशन हुआ है, जैव संचयन हुआ है हज़ारों के अंदर, तो इन हज़ारों को 300 बड़ी मछलियों ने खाया, क्योंकि इन कई हज़ारों ने ही ऑलरेडी कितने हज़ारों फाइटोप्लैंक्टन को खा खा कर अपने अंदर बायो एक्युमुलेशन जैव संचयन किया है प्रदूषकों का, ठीक है, प्रदूषकों की बात हो रही है। ये जैव संचयन, जैव आवर्धन, जैव सांद्रण सब प्रदूषक से संबंधित है। और अब इन हज़ारों को सिर्फ 300 खाएंगी, तो 300 के अंदर कितना ज़्यादा जैव
संचयन होगा, आप सोच सकते हैं। इन 300 को सिर्फ 50 बड़ी मछलियाँ खाएंगी। तो जो हज़ारों फाइटोप्लैंक्टन खाए गए थे शुरू में इन हज़ारों मछलियों के द्वारा, वो डायरेक्ट 50 के अंदर आ गई। ठीक है, तो ये 50 के अंदर प्रदूषण इतना ज़्यादा हो गया। अब इन 50 बड़ी मछलियों को मानव खाएगा, मान लीजिए 10 मानव खाते हैं, तो उनके अंदर क्या होगा? हार्ट अटैक होगा। ठीक है, तमाम तरह की बीमारियां होंगी। तो ये होता है। इसी तरीके से टिड्डे का एग्जाम्पल ले सकते हो। घास है, बहुत सारी लाखों घास हैं और उसमें से 500 टिड्डे हैं, तो 500 टिड्डों ने डेली जो है घास खाना है। उनके अंदर क्या हो रहा है? जैव संचयन हो रहा है। फिर धीरे धीरे 500 टिड्डे हैं तो वहाँ पे आ गए 50 मेढक। 50 मेढकों ने मिल करके 500 टिड्डे ख़त्म कर दिए। तो उन 500 टिड्डों ने जो भी घास से अपने अंदर प्रदूषक रखा, ग्रहण किया ना, उसे 50 मेढकों ने ले लिया। अब सिर्फ 50 मेढकों के अंदर वो प्रदूषण आ गया। 5 सांप आए, उन्होंने 10-10 मेढक खा लिए, तो भाई उन 5 सांप के अंदर उतना प्रदूषण हो गया। तो ये है बस यहाँ पे बना हुआ है जीवावर्धन। ठीक है, DDT आपका क्या होता है? लॉन्ग आइलैंड साउंड स्टडी परीक्षाओं में सीधे क्रम से पूछे जाते हैं। जैसे पादप प्लवक है आपका T1 0.03 ppm आपका है, फिर आपका 0.04 ppm, ये फिर 225 ppm, मतलब DDT की उच्चतम मात्रा शीर्ष पक्षी में है। ppm का मतलब होता है पार्ट पर मिलियन और ppb मतलब होता है पार्ट पर बिलियन। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे दे रखा है ना, पानी है और पादप प्लवक हैं तो T1 में आएंगे। यहाँ पे 0.03 आपका हुआ, ये बढ़ता रहेगा। ठीक है, जैव सांद्रण। अभी मैंने एग्जाम्पल समझा दिया आपको। अब यहाँ पे एक चीज़ और समझेंगे। ठीक है, क्या नियम है? ऊर्जा का जो एक नियम है कि भाई निचले स्तर से उच्च स्तर पर जाने पर ऊर्जा हमेशा घटती है, लेकिन निचले स्तर से उच्च स्तर पर जाने पर विषैले पदार्थों का जो सांद्रण होता है ना, हमेशा बढ़ता है। वो मैंने समझा भी दिया आपको अच्छे से। इसके अलावा एक चीज़ और ध्यान रखना, जो आपका ये जैव सांद्रण, जैव संचयन, जैव आवर्धन होगा, तो ये कैसे होगा? क्योंकि मान लीजिए कोई प्रदूषक है, तो अगर वो जल में घुलनशील होता तो ये आपके इकट्ठा होता नहीं शरीर में। क्यों नहीं होता? क्योंकि अगर पानी में घुलनशील है तो मूत्र विसर्जन के द्वारा निकल जाएगा। तो जो भी ये प्रदूषक होंगे ना, वो क्या होंगे? वसा में घुलनशील होंगे। इसमें लिखा नहीं लेकिन मैं बता दे रहा हूँ। तो जब वसा में घुलनशील होंगे, मान लीजिए कि जा करके आपके वसा में बैठ रहे हैं, ठीक है, आपके शरीर में इकट्ठा हो रहे हैं, तो कल को ये बढ़िया तरीके से अपना काम करेंगे। काम कैसे करेंगे? लगातार इकट्ठा हो रहे हैं तो हार्ट अटैक आएगा। ठीक है, ब्रेन हेमरेज हो सकता है, बड़ी बीमारी हो सकती है, कैंसर हो सकता है। तो जैव आवर्धन में ये आपके लक्षण होंगे कि भाई अगर कोई बीमारी नहीं हो रही तो वो आपका जैव आवर्धन नहीं है। दूसरी बात, प्रदूषक जो होंगे ना, उनकी लाइफ साइकिल लंबी होनी चाहिए। मान लीजिए घास है और घास में कोई प्रदूषक आ गया और पता चला कि उस प्रदूषक की लाइफ ही 3 दिन है, तो कोई दिक्कत नहीं भाई, आ गया 3 दिन में वो अपने आप ख़त्म हो जाएगा। कोई जानवर खाएगा भी तो उसके अंदर भी 3 दिन में ख़त्म हो जाएगा। तो प्रदूषक की लाइफ साइकिल होती है 150 साल की, कि भाई 100 साल तक वो ख़त्म ही नहीं होगा, तभी तो आपके अंदर इकट्ठा होगा। तो वसा में घुलनशील होने चाहिए, ठीक है, प्रदूषक, तभी जैव आवर्धन और जैव संचयन और जैव संद्रण होगा। ठीक है, थोड़े और प्रदूषक के बारे में बात करेंगे। प्रदूषक के 2 मुख्य रूप होते हैं, एक होता है प्राकृतिक प्रदूषक, एक होता है मानव जनित या एंथ्रोपोजेनिक प्रदूषक। तो जो प्राकृतिक प्रदूषक होते हैं ना, प्राकृतिक प्रदूषक क्या होते हैं भाई? वे प्रदूषक जो मानवीय गतिविधियों के बिना प्रकृति में होने वाली स्वाभाविक और प्राकृतिक घटनाओं के कारण सीधे पर्यावरण में वायु, जल या मृदा में प्रवेश करते हैं, उन्हें प्राकृतिक प्रदूषक कहा जाता है। इन प्रदूषकों के उत्सर्जन पर मनुष्यों का कोई नियंत्रण नहीं होता है। पारितंत्र की क्षमता,
प्रकृति के पास इन प्रदूषकों को स्वयं साफ करने की क्षमता होती है, बशर्ते इनका स्तर अत्यधिक न बढ़ जाए। इसके अलावा जैसे ज्वालामुखी फट जाती ना, तो उसी तरीके से ये अक्सर अचानक होने वाली प्राकृतिक आपदा है, जैविक प्रक्रियाओं के माध्यम से पर्यावरण में प्रवेश ये कर जाते हैं। अब ज्वालामुखी फट गई तो ज्वालामुखी किसी आदमी ने थोड़े वहाँ पे बम विस्फोट किया है कि भाई ज्वालामुखी फट जाएगी, वो तो अपने आप हुई है, मतलब वो क्या है, प्राकृतिक प्रदूषक है। अब जब ज्वालामुखी फटी तो उसमें से सल्फर डाइऑक्साइड SO2 निकलेगा, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा और भारी मात्रा में राख व धूल के कण भी निकलेंगे, जो कि कहाँ प्रवेश करेंगे, पर्यावरण में प्रवेश करेंगे। इसके अलावा वनाग्नि, अब मान लीजिए जंगल है और अचानक सूर्य की गर्मी इतनी तेज बढ़ गई कि सूखा जंगल था या 2-4 पेड़ सूखे खड़े थे, उसमें आग लग गई तो पूरा का पूरा जंगल समाप्त हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और पार्टिकुलर मैटर PM हवा में तैरेंगे बढ़िया तरीके से। धूल भरी आंधियाँ, डस्ट स्टॉर्म जो होगा, तो ये भी आपके रेगिस्तानी इलाकों में मतलब चलती हैं, तो उससे भी प्रदूषण होता है। तो ये क्या है, प्राकृतिक आपदा है। भूस्खलन हो गया, जैविक सड़न दलदली क्षेत्र में जो होता है तो CH4 निकलता है, मेथेन, तो ये भी क्या है, प्राकृतिक प्रदूषण है। परागकण जो होता है, पोलन ग्रेन्स, तो पौधों से निकलने वाले परागकण जो हवा में तैरते रहते हैं और मनुष्यों में एलर्जी या अस्थमा के कारण बनते हैं, तो ये भी क्या है, ये भी एक हिसाब से प्रदूषण है, प्राकृतिक प्रदूषण है। प्राकृतिक रेडियोधर्मिता, चट्टानों और मिट्टी से निकलने वाले जो रेडान गैस होते हैं, तो ये भी क्या है, प्राकृतिक प्रदूषण है। मानव जनित प्रदूषण में देख सकते हो भाई कि मानव जनित प्रदूषण तो बहुत हो रहा है, ठीक है। मतलब राक्षस एक होते थे पुराने ज़माने में, उनसे भी बड़ा राक्षस हो चुका है मानव। अभी पेड़ वगैरह कट रहे हैं, जैसे आप देख रहे हैं कि भाई उत्तराखंड में पेड़ कट रहे हैं, रोड बन रही, सड़क बन रही, कोई ध्यान नहीं दे रहा, कोई मतलब ही नहीं, बताइए। बस ये है कि किसी तरीके से कोई ठेका निकले सड़क का, इसके ज़रिए से कोई मंत्री विधायक अपना कमाई कर ले, अपनी जनरेशन से उसे मतलब है, भविष्य की जनरेशन से उसे मतलब ही नहीं, भविष्य में क्या होगा कोई मतलब नहीं। तो मानव जनित जो प्रदूषक होते हैं वो मानव की विभिन्न गतिविधियां, औद्योगिक विकास, शहरीकरण, आधुनिक जीवन शैली के कारण कृत्रिम रूप से पर्यावरण में प्रवेश करते हैं और जिन्हें मानव जनित प्रदूषक कहते हैं या एंथ्रोपोजेनिक प्रदूषक कहते हैं। इन प्रदूषकों को नीतियों, तकनीकों और कड़े नियमों के माध्यम से नियंत्रित और कम किया जा सकता है। खतरा क्या है कि भाई ये प्राकृतिक प्रदूषकों की तुलना में बहुत अधिक खतरनाक होते हैं, क्योंकि इनमें से कई रसायन कृत्रिम होते हैं जिन्हें प्रकृति आसानी से नष्ट नहीं कर पाती। प्राकृतिक प्रदूषक कभी कभार निकलते हैं, लेकिन मानव रोज़ 24 घंटे जो है प्रदूषण करता रहता है। अब जैसे आपका मुख्य उदाहरण देख सकते हो, जीवाश्म ईंधन का दहन, गाड़ियों, थर्मल पावर प्लांट, फैक्ट्रियों से कोयला, पेट्रोल और डीजल के जलने से जो भी गैसें निकलती ना, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, फ्लाई ऐश, तो ये सब क्या है, जीवाश्म ईंधन है। भाई गाड़ी चलाते हैं तो पीछे धुआं निकलता है, नहीं निकलता है। फैक्ट्री जो लगती है वहाँ से निकलता है, नहीं निकलता है। अभी तो एथेनॉल की फैक्ट्रियाँ लगना स्टार्ट हो गई हैं। सरकार जो है पर्यावरण को बहुत सुरक्षित रखना चाहती है, तो उसने कहा अब एथेनॉल बनाएंगे और उसके लिए बड़ी बड़ी फैक्ट्री लगेंगी, वहाँ से प्रदूषण निकलेगा, आसपास के गांव जो हैं बर्बाद होंगे, लोगों को कैंसर होगा, तमाम तरह की बीमारियां होंगी, तो ये सारी चीज़ें होंगी। औद्योगिक अपशिष्ट जो आपके होते हैं, जैसे रासायनिक कारखानों से निकलने वाला जहरीला पानी, भारी धातुएं जैसे पारा, सीसा, कैडमियम, ये सीधे नदियों में प्रवेश करते हैं और फिर वहाँ पे आपको पता है क्या होता है। कृषि रसायन की बात करें तो भाई खेतों में पैदावार बढ़ाने और कीड़ों को मारने के लिए उपयोग किए जाने वाले रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक, इनके ज़रिए से भी प्रदूषण होता है, हमारे आपके खाने में आता है। शहरी और घरेलू कचरा, प्लास्टिक, पॉलीथीन, सीवेज, गंदा, ये सब क्या है, ये भी आपका मानव जनित प्रदूषण है। खनन से भी बहुत सारी आपकी गैस निकलती हैं, ठीक है, फेफड़ों की बीमारी होती हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है, जैसे आप AC यूज करते हैं, फ्रिज यूज करते हैं, तो उसमें से निकलता है, ओजोन परत को नुकसान पहुंचाता है। अब यहाँ भी बात करेंगे उत्पत्ति के आधार पे प्रदूषक।
वहाँ पे हमने बात की थी भाई प्रदूषक के कितने प्रकार होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, लेकिन यहाँ उत्पत्ति के आधार पे। तो प्राथमिक प्रदूषक कौन होते हैं और द्वितीयक प्रदूषक कौन होते हैं, यहाँ पे हम ये बात करेंगे। यहाँ से अच्छे खासे प्रश्न बनते हैं, मतलब पूछ लेते हैं कि भाई निम्न में से कौन सा प्राथमिक प्रदूषक है, निम्न में से कौन सा द्वितीयक प्रदूषक है, तो ये होता है। अब देखिए प्राथमिक प्रदूषक कौन होते हैं, तो ये वो प्रदूषक होते हैं जो अपने स्रोत, जैसे फैक्ट्री है, गाड़ी के साइलेंसर है, उससे सीधे उसी रूप में पर्यावरण में उत्सर्जित होते हैं जिस रूप में वे बनते हैं। मतलब इसमें कोई रासायनिक बदलाव नहीं होता है, डायरेक्ट निकलते हैं, तो उन्हें कहा जाता है प्राथमिक प्रदूषक। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से आते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड SO2, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, पार्टिकुलर मैटर, ठीक है, PM जिसे कहते हैं, PM2.5 से PM10। 2.5 आपका माइक्रोन होता है, ठीक है, जो कण होते हैं छोटे छोटे, पार्टिकुलर मैटर कहा जाता है। तो जो फैक्ट्रियाँ वगैरह होती हैं वहाँ से निकलते हैं, तो 2.5 से लेकर PM10 तक, और गाड़ी का जो पीछे का धुआं होता है उसमें भी निकलते हैं। प्लास्टिक और DDT, तो ये क्या है, ये आपके जैसे निकलते हैं वैसे होते हैं, इसमें कोई बदलाव नहीं होता। इसके अलावा जो आपके द्वितीयक प्रदूषक होते हैं, तो द्वितीयक प्रदूषक क्या है कि वे प्रदूषक जो किसी फैक्ट्री या गाड़ी से नहीं निकलते। जब प्राथमिक प्रदूषक हवा में मौजूद नमी, सूर्य के प्रकाश या अन्य गैसों के साथ आपस में रासायनिक क्रिया कर लेता है, तब वो द्वितीयक प्रदूषक बन जाते हैं। और ये जो है प्राथमिक प्रदूषकों से कहीं अधिक खतरनाक होते हैं। मतलब प्राथमिक प्रदूषक तो बच्चे हैं इसके आगे, बना ये प्राथमिक प्रदूषक से ही है, लेकिन ये उनसे भी ज़्यादा खतरनाक है। जैसे जो है O3 आपका क्या है, O3 आपका द्वितीयक प्रदूषक में आएगा। ऑप्शन में देंगे कि भाई निम्न में से कौन सा द्वितीयक प्रदूषक है, उसमें CO दे दिया, CO2 दे दिया, NO2 दे दिया और O3 दे दिया, तो O3 लगा देना। PM भी दे सकता है। इसके अलावा आपका पेन जो है, जिसे कहा जाता है पेरॉक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, तो ये भी एक तरीके का द्वितीयक प्रदूषक है। यह प्रकाश रासायनिक धुंध का एक मुख्य घटक होता है। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 और नाइट्रिक एसिड HNO3 ये अम्ल वर्षा के कारण बनते हैं, और ये भी आपके क्या हैं, द्वितीयक प्रदूषक हैं। इसके अलावा स्मोक जो होता है, ये भी आपका द्वितीयक प्रदूषक है, और ये धुएं और कोहरे के संयोग से बनता है। तो प्राथमिक प्रदूषक के साथ में रासायनिक अभिक्रिया होगी और द्वितीयक प्रदूषक बन जाएगा। प्रकृति के आधार पर प्रदूषक की बात करेंगे। बेस्ड ऑन एग्जिस्टेंस, क्वांटिटेटिव पॉल्यूटेंट्स मतलब मात्रात्मक प्रदूषक। जो मात्रात्मक प्रदूषक होते हैं पर्यावरण में प्राकृतिक रूप से पहले से ही मौजूद होते हैं, और ये तब तक प्रदूषक नहीं कहलाते हैं जब तक कि इनकी मात्रा एक निश्चित सीमा से अधिक ना हो जाए। जैसे भाई कार्बन डाइऑक्साइड है, आपको पता है पौधे लेते हैं, हमें ऑक्सीजन देते हैं, तो एक लिमिट में है, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन लिमिट से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा तो फिर वो क्या हो जाएगा, प्रदूषक बन जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं भाई CO2 और नाइट्रोजन के ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड हवा में 0.04% ज़रूरी है, लेकिन गाड़ियों और फैक्ट्रियों के कारण जब इसकी मात्रा बढ़ती है तो ग्लोबल वार्मिंग का प्रदूषक बन जाती है। ग्लोबल वार्मिंग में कौन प्रदूषक गैस है, CO2 है। इसके अलावा गुणात्मक प्रदूषक, ये वे पदार्थ होते हैं जो पहले से मौजूद नहीं होते हैं। मात्रात्मक प्रदूषक तो पहले से मौजूद हैं, बस इनकी संख्या बढ़ी तो ये प्रदूषक बन गए। लेकिन जो आपके गुणात्मक प्रदूषक होते हैं ये पहले से मौजूद नहीं होते हैं, ये पूरी तरह से मानव निर्मित होते हैं, सिंथेटिक होते हैं। इनकी थोड़ी सी भी मात्रा पर्यावरण के लिए बहुत हानिकारक और प्रदूषक बन जाती है। जैसे DDT आपका है, कीटनाशक है, प्लास्टिक है, रासायनिक कवकनाशी है, तो ये सब क्या है, ये सब मानव निर्मित हैं, ठीक है, पहले से थोड़े मौजूद थे।
बस थोड़ा और बचा है, इसके बाद हम लेक्चर ये कंप्लीट कर देंगे। इसके बाद जो लेक्चर आएगा उसमें हम नाइट्रोजन चक्र, कार्बन चक्र, फास्फोरस चक्र, इन सब के बारे में बात करेंगे। और लगभग अब ज़्यादा नहीं, 2 से 3 लेक्चर ही आएंगे और आपका पर्यावरण अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए, अवस्था के आधार पे बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट, गैसीय प्रदूषक मतलब जो गैस की तरह होते हैं ना, हवा में मिलके अपना काम करते हैं, तो वो आपके क्या हैं, गैसीय प्रदूषक हैं। जैसे CO कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, SO2, NO2, NH3। इसके अलावा पार्टिकुलर पोल्यूटेंट्स मतलब कणकीय प्रदूषक जो आपके होते हैं, हवा में तैरने वाले ठोस या तरल बारीक कण जिन्हें PM यानी पार्टिकुलेट मैटर कहा जाता है, जैसे धूल, धुआं, कालिक, फ्लाई ऐश। फ्लाई ऐश जो है कोयले के जलने से निकलने वाली राख होती है। तरल प्रदूषक मतलब नदियों में बहने वाला औद्योगिक कचरा, तेल का रिसाव, वो आपका तरल प्रदूषक कहलाता है। अब फास्ट रिवीजन यहाँ पे कर लीजिए आप। प्राथमिक प्रदूषक सीधे स्रोत से आते हैं, कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता। द्वितीयक प्रदूषक में रासायनिक क्रिया से बनते हैं। मात्रात्मक जो आपके प्रदूषक होते हैं, पहले से मौजूद, मात्रा बढ़ने पर प्रदूषक बन जाते हैं, जैसे CO है, NO2 है। गुणात्मक जो आपके प्रदूषक होते हैं, मानव निर्मित होते हैं, थोड़ी सी मात्रा भी हानिकारक होती है। टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे क्विज वगैरह लगातार चलते रहते हैं, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको आपके मतलब की चीज़ें मिलती रहती हैं। प्रदूषक से जुड़े हुए 3 आपके एडवांस कॉन्सेप्ट हैं। जैसे पहला एक कॉन्सेप्ट है प्रकाश रासायनिक स्मॉग, फोटोकेमिकल स्मॉग जिसे कहा जाता है, और या फिर लॉस एंजल्स स्मॉग भी इसे कहते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है भाई, लॉस एंजल्स स्मॉग किसे कहा जाता है, तो प्रकाश रासायनिक स्मॉग को कहा जाता है। इसका निर्माण कैसे होता है, जब वायुमंडल में प्राथमिक प्रदूषक जो आपके होते हैं, जैसे नाइट्रोजन ऑक्साइड है, ठीक है, कार्बनिक यौगिक हैं आपके, CO2 हो गया, तो जो आपके वायुमंडल में प्राथमिक प्रदूषक होते हैं वो सूर्य के तेज प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया करते हैं, तो ओजोन मतलब O3 और पेन जैसे द्वितीयक प्रदूषक बनते हैं, और इस मिश्रण को प्रकाश रासायनिक धुंध या ब्राउन एयर कहते हैं, और यह शुष्क और गर्म जलवायु में होता है। अब जैसे आपका क्या है, ये आपका नाइट्रस ऑक्साइड है और वाष्पशील कार्बनिक यौगिक है यहाँ पे, और यहाँ पे प्रकाश पड़ रहा है, सूर्य का प्रकाश, तो इससे जब क्रिया हुई तो बना क्या, O3 या PAN। इसी को कहा जाता है ब्राउन एयर स्मोक। अब देखिए, लंदन स्मोक किसे कहा जाता है, क्लासिकल स्मोक जिसे कहते हैं आप। लंदन स्मोक ठंडी और नम जलवायु में सुबह के समय बनता है। इसमें कोयले के जलने से निकली जो आपकी सल्फर डाइऑक्साइड होती है और धुआं व कोहरा आपस में मिल जाते हैं, और इसी से क्लासिकल स्मोक बनता है, और इसी को क्लासिकल स्मोक या लंदन स्मोक कहा जाता है। तो सुबह के समय होगा, ठंडी और नम जलवायु में होगा, कोयले के जलने से जो SO2 निकलेगी उससे धुआं और कोहरा संयोग करेगा, SO2 धुआं कोहरा, ठीक है, तो आपका बन गया लंदन स्मोक। अब देखिए, सिंक और संकेतक जीव की बात कर लेते हैं। बायो इंडिकेटर, पोल्यूटेंट सिंक, पर्यावरण का वह माध्यम जो किसी प्रदूषक को सोख कर उसे निष्क्रिय कर देता है, तो उसे कहते हैं पोल्यूटेंट सिंक, मतलब डुबा लिया और डुबा करके उनको निष्क्रिय कर दिया। जैसे महासागर और घने जंगल में CO2 के लिए सबसे बड़े कार्बन सिंक हैं। तो अगर घने जंगल के आसपास बहुत सारी गाड़ियां चल रही हैं, तो जो CO2 निकल रहा है उसको पेड़ पौधे अपने अंदर ले लेते हैं, तो इसे कहते हैं पोल्यूटेंट सिंक। या महासागर में भी ये सारी चीज़ें होती हैं। संकेतक, बायो इंडिकेटर, कुछ जीव जो होते हैं प्रदूषकों के प्रति बहुत संवेदनशील होते हैं, जैसे लाइकेन और मॉस। अब लाइकेन क्या करता है, वायु में सल्फर डाइऑक्साइड अगर ज़्यादा मात्रा में है, क्योंकि ये सल्फर डाइऑक्साइड के प्रति बहुत संवेदनशील है, तो SO2 अगर अधिक हो गया तो लाइकेन वहाँ से नष्ट हो जाएगी और पता चल जाएगा भाई यहाँ प्रदूषण बहुत बड़े स्तर पे है। लाइकेन की उपस्थिति है, स्वच्छ वायु है। ऐसे लाइकेन अनुपस्थित हो जाएगा अगर प्रदूषित पर्यावरण है, SO2 अगर बढ़ गया तो गायब हो जाएगा। अब देखिए, वैश्विक प्रदूषक मानक और सूचकांक।
मतलब कैसे जो है कोई भी प्रदूषक है नहीं है, इसके बारे में जांच कैसे करेंगे। तो इसके लिए AQI होता है, एयर क्वालिटी इंडेक्स। भारत में राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक के तहत 8 मुख्य प्रदूषकों की निगरानी की जाती है, जैसे PM10, PM2.5, NO2, SO2, CO, O3, NH3, PB। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स के ज़रिए से। इसके अलावा BOD जो होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। पानी में कार्बनिक प्रदूषकों की मात्रा को नापने का काम कौन करता है? BOD करता है। पानी में जितना अधिक कार्बनिक कचरा मतलब प्रदूषक होगा, बैक्टीरिया को उसे तोड़ने के लिए उतनी ही अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी। अर्थात BOD का मान जितना अधिक होगा, पानी उतना ही प्रदूषित होगा। भाई मान लीजिए कि कार्बनिक कचरा बहुत ज़्यादा है, ठीक है, कहाँ पे? पानी के अंदर, समुद्र में, नदी में, झील में, कहीं भी है। तो उस प्रदूषक, उस कार्बनिक कचरे को तोड़ने के लिए जो बैक्टीरिया, कवक, फंगी कुछ भी हैं, तो उनको जो है ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही तोड़ेंगे। तो जितना ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, जितना ज़्यादा BOD लेवल बढ़ेगा कि भाई ऑक्सीजन की डिमांड ज़्यादा है अंदर, तो जाहिर सी बात है प्रदूषक ज़्यादा है। यहाँ पर आप देख सकते हो BOD जो होता है, इसका सूत्र क्या होता है? तो BOD इक्वल टू DO1 - DO2/P। मतलब DO1 मतलब प्रारंभिक घुली ऑक्सीजन, DO2 मतलब निर्धारित समय के बाद घुली ऑक्सीजन, P मतलब नमूने का आयतन लीटर में। अब देखिए यहाँ पे प्रदूषक दे रखा है, प्रदूषक का मुख्य स्रोत क्या है और इनका स्वास्थ्य पर या पर्यावरण पर प्रभाव क्या पड़ता है। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है, CO है, तो वाहनों का अधूरा दहन जो होता है, ठीक है, और सिगरेट का जो धुआं होता है, इसमें आपका कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड को दम घोटू गैस कहते हैं और यह रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ मिल करके कार्बोक्सो हीमोग्लोबिन बनाती है, जिससे शरीर में ऑक्सीजन का प्रवाह रुक जाता है और मृत्यु हो जाती है। तो याद रखना, कार्बन मोनोऑक्साइड कहाँ से निकलता है? वाहन जो होता है उसके अधूरे दहन से, सिगरेट के धुएं से निकलता है, दम घोटू गैस भी इसे कहा जाता है, और ये रक्त में हीमोग्लोबिन के साथ मिल करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। सल्फर डाइऑक्साइड SO2, कोयला आधारित जो आपके बिजली घर होते हैं या तेल रिफाइनरी होती है, तो वहाँ से SO2 आपका निकलता है। SO2 को क्रैकिंग गैस भी कहते हैं, क्योंकि यह ऐतिहासिक इमारतों जैसे ताजमहल के पत्थरों को बीमार करती है, स्टोन लेप्रोसी करती है। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखना भाई, जो स्टोन लेप्रोसी का कारण कौन सी गैस है? तो आपका SO2 है और इसे क्रैकिंग गैस भी कहा जाता है। इसके अलावा नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ऊंचे तापमान पर ईंधन का जलना, जैसे जेट विमान आपका है, तो वहाँ से नाइट्रोजन के ऑक्साइड निकलते हैं, आँखों में जलन पैदा करते हैं, अम्ल वर्षा में योगदान देते हैं और प्रकाश रासायनिक स्मोग की ये मुख्य घटक हैं, ठीक है। पारा मरकरी जो आपका होता है, कोयला दहन और औद्योगिक अपशिष्ट से पारा आपका निकलता है। मरकरी पानी में मिलकर मिथाइल मरकरी बनाता है। इसके अलावा जो खाद्य श्रृंखला होती है उसके माध्यम से मनुष्यों में मिन माटा रोग पैदा करता है। तो मिनी माता या मिन माटा रोग कौन पैदा करता है? पारा या मरकरी। सीसा या लेड की बात करें तो लेड युक्त जो पेट्रोल होता है या जो पेट्रस बैटरी होती है उससे निकलता है। बच्चों के मस्तिष्क और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र CNS को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाता है। कैडमियम आपका क्या है? सिगरेट के धुएं से निकलता है। वेल्डिंग जो किया जाता है जहाँ पे, जिस भी दुकान पे, वहाँ से भी कैडमियम निकलता है। ये जो है इटाई रोग करता है और इसके कारण से रीढ़ की हड्डी, जोड़ों का भयानक दर्द होता है, जो कि इटाई का ही मुख्य कारण है। आर्सेनिक जो है आपका भूमिगत पानी का अत्यधिक दोहन अगर करेंगे तो आर्सेनिक आपको मिलेगा। लगातार आर्सेनिक युक्त पानी पीने से पैरों की त्वचा पर घाव हो जाते हैं, जिसे ब्लैक फुट रोग कहा जाता है। इसके अलावा फ्लोराइड जो आपका होता है
वो आपके भूजल और उर्वरक उद्योग से निकलता है। इसकी अधिकता से दांतों का पीलापन, हड्डियों का टेढ़ा होना, और हड्डियों का टेढ़ा होना जो फ्लोरोसिस नाम से जाना जाता है, या नॉक नी संलक्षण या नॉक नी सिंड्रोम के नाम से भी जाना जाता है। नॉक नी सिंड्रोम किसके कारण होता है? फ्लोराइड के कारण होता है। तो ये सारी बात हो गई। जो अगला लेक्चर होगा उसमें जैव भू रासायनिक चक्र वगैरह ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। इसकी PDF मैं टेलीग्राम पे डाल दूँगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। मन लगा के पढ़ाई करते रहो। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।